अब ठीक आ रही है। चलो ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आपको, विजिबल है यहाँ तक? यहाँ तक। ओके। चलो ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है। क्या जानते हो आप इसके बारे में? रीड किया है कुछ? देखो, री क्या होता है? री मतलब होता है दोबारा से। क्या होता है? दोबारा से। प्रोड्यूस, उत्पन्न होना। ठीक है। अगर कोई भी चीज अपने जैसा दोबारा, हम बोलते हैं रिपीट करो इस काम को। हम बोलते हैं रिपीट करो इस काम को, तो मतलब कि जैसा हमने पहले किया था उसमें थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन के साथ हम उस काम को दोबारा करते हैं। दोबारा से हमें प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस करना है? ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स आपके, आपने 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था, आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, वहां पे आपने क्या पढ़ा था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ी थी। पढ़ी थी ना? कौन कौन सी पढ़ी थी? उसमें आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। प्रोटोप्लाज्म पढ़ा था आपने। आपने होम्योस्टेसिस भी पढ़ा था उधर। आपने पढ़ा था कि एनर्जी का भी यूज होता है। आपने पढ़ा था कि वो एक्सक्रीशन वगैरह भी करते हैं। ठीक है। फिर आपने बाउंड हीलिंग का भी पढ़ा था। आपने पढ़ा था मोनोमियल लोकोमोशन। आपने डेथ भी पढ़ा था उनका। और लाइफ स्टाइल भी पढ़ा था। और आपने क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन भी पढ़ा था। ऐसी हमने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ी थी, मेटाबॉलिज्म की था इधर। इज दिस विजिबल टू, इज दिस विजिबल टू यू? तो ये सब आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होती है। ठीक है, अभी इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको जस्ट रिकॉल करा दिया है। ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये फीचर्स हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है आपका। और जब इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें, दोबारा से, इज देयर एनी डाउट? अब क्लियर आ रही है? ओके। तो री मतलब दोबारा से प्रोड्यूस होना। अपने जैसे ऑर्गेनिज्म जब दोबारा से प्रोड्यूस किए जाएंगे वो रिप्रोडक्शन कहलाएगा। इसको हम बोल सकते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आपका? डीएनए हो गया आपका, आरएनए हो गया। बेसिकली हम डीएनए को कंसीडर करके चलते हैं क्योंकि हमें पता है हमारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जो हमारे पेरेंट्स का था उन्हीं से हमारे अंदर आया है, राइट? तो उस जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि पेरेंट्स से हमारे अंदर आया, हमसे हमारी जनरेशन में नेक्स्ट जाएगा, उनसे उनकी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो उस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करना वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बाय द ऑफस्प्रिंग, अपने ही तरीके के प्रोड्यूस करना। आपने देखा है कभी भी, जैसे कि ह्यूमन ह्यूमन है कोई, उसने किसी काऊ के बच्चे को जन्म दे दिया हो या फिर डॉग के बच्चे को जन्म दे दिया हो, ऐसा कभी आपने देखा है? नहीं देखा, राइट ना? क्योंकि हम अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन का, और ह्यूमन है तो वो ह्यूमन जैसा ही करेगा, डॉग है तो वो डॉग जैसा ही करेगा। तो रिप्रोडक्शन को सिंपली हम क्या बोल सकते हैं? इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
genetic material from one generation to the next generation by the production of offspring of their own type। ये चीज ध्यान रखना कि वो अपने ही तरीके की ऑफस्प्रिंग क्या है, प्रोड्यूस करता है, अपने ही तरीके के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ये बेसिक हमारे चैप्टर का मीनिंग है। इतना हमने चैप्टर का मीनिंग जब तक हम नहीं समझेंगे तो उस चैप्टर को कोरिलेट हम नहीं कर पाएंगे। तो कोरिलेट करने के लिए हमें वर्ड्स टू वर्ड्स एक एक चीज को रिलेशन बना के चलना है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर का मीनिंग है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। रब करूं मैं? ओके, जल्दी कीजिए। चलो फिर आगे चलते हैं। अब रिप्रोडक्शन के बारे में हमने जान लिया, चैप्टर की पूरी डिटेल हमने जान ली थी कि इसमें हमने क्या पढ़ना है। तो उसके वन बाय वन अब हम फीचर्स जानेंगे, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है, वो सब हम जानेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं, एक टर्म आती है लाइफ स्पेन। क्या टर्म आती है आपकी? लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होता है? एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। देखिए मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज करी है एवरेज, एक की है नेचुरल। एवरेज क्या होता है? देखिए ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के केस में पहले हम क्या बोला करते थे कि 100 ईयर एक जो है लाइफ स्पैन होती है। इन एन एवरेज की ह्यूमन 100 ईयर जीता है, लेकिन आज के टाइम में हम बात करें तो ये 80 ईयर तक ही जी पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पर्सन 80 ईयर तक जीता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 80 पे आते ही डेथ हो जाती है ह्यूमन की, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, मान लो कि हम 10% लेते हैं, 10 में से 7% भी आपके 80 के नियर बाय जाके उनकी डेथ होती है। तो हमने क्या देखा, इन एन एवरेज 7 जो है, बाकी के रेस्ट कितने रह गए? 3 ऑर्गेनिज्म। हो सकता है ये आपके 70 में ही एक्सपायर हो जाए, हो सकता है ये 100 तक भी पहुंच जाए। तो इन एन एवरेज हमने क्या मान लिया कि 80 ह्यूमन की लाइफ स्पैन होती है, राइट। अब एक टर्म आती है मैक्सिमम लाइफ स्पैन। हमने क्या पढ़ा? लाइफ स्पैन। अब आता है मैक्सिमम लाइफ स्पैन, मैक्सिमम लाइफ स्पैन। अब मैक्सिमम लाइफ स्पैन की क्या बात है? देखिए एक यहाँ पे मैंने नेचुरल टर्म किस लिए यूज किया है, कई बार एक्सीडेंटली कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए तो हम उसको उसका लाइफ स्पैन नहीं बोल सकते कि ये इसका इतना ही लाइफ स्पैन था, बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि नेचुरल डेथ तक ही कैलकुलेट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन, ठीक है। अब बोलते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पैन। हमने देखा है कि कई बार कोई ओल्ड ऑर्गेनिज्म, ओल्ड ह्यूमन बीइंग है, उनकी क्या है 100 प्लस तक भी हो जाती है, 100 प्लस तक भी हो जाती है, कोई 150 के पास भी पहुंच गया। मान लो किसी और ऑर्गेनिज्म की बात कर ले तो जिस जो मैक्सिमम
आज तक मान लो जैसे कि हमने नोट किया कि 150 ईयर से ज्यादा कोई ह्यूमन जिया ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे कि एक ह्यूमन की जो लाइफ स्पैन मैक्सिमम वाली थी वो कितनी थी, 150 ईयर। मान लो एक डॉग की बात कर ले, एक डॉग हमने नोट किया कि 50 साल तक वो जीता रहा, तो डॉग की मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या हो जाएगी, 50 ईयर। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन और लाइफ स्पैन में क्लियर हुआ आपको क्या डिफरेंस है? ओके। फिर एक एक टर्म आती है आपकी, एक टर्म ये है आपकी, दूसरी ये है, और थर्ड टर्म आती है आपकी लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल क्या होती है? देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे कि आपकी मान लेते हैं हम लार्वा स्टेज आती है। लार्वा समझते हैं? लार्वा समझते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, राइट। प्यूपा, अडल्ट, इस तरीके से आपकी स्टेज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, फिर आपका यंग वन में डेवलप हो जाते हैं वो। ऐसे ही ह्यूमन के केस में बात करें हम, ह्यूमन के केस में बात करें तो हम यहाँ पे जाइगोट देखते हैं, ब्लास्टूला देखते हैं, मोरूला ब्लास्टूला, मोरूला देखते हैं, ब्लास्टूला देखते हैं, इसके बाद एम्ब्रियो बन जाता है। तो जो ये डिफरेंट लाइफ स्टेजेस आती हैं, जब वो उसकी जो बर्थ के बाद जो जो स्टेजेस उसने चेंज की अपनी, जो जो से स्टेजेस से वो क्रॉस कर रहा है, दैट से बिफोर का जो पीरियड होता है उसे आप क्या बोलेंगे, लाइफ साइकिल बोलेंगे। उससे पहले हमने पढ़ा लाइफ स्पैन, जब टिल दैट डेथ तक हम बात करें तो वो क्या होगा, आपका लाइफ स्पैन होगा। लेकिन लाइफ स्पैन में आपने बहुत सारी स्टेजेस वन बाय वन, एक से दूसरी स्टेज तीसरी स्टेज पे जब आप गए हैं, उसे हमने क्या बोला, लाइफ साइकिल। राइट? इज दिस क्लियर टू यू? ओके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइफ स्पैन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। जैसे कि आपने अपनी एनसीईआरटी भी देखी होगी, एनसीईआरटी में आप अपना पेज नंबर खोलेंगे, पेज नंबर है ये आपका 4, ये वाला पेज खोलेंगे, एनसीईआरटी होगी आपके पास? चलो ठीक है, ये वाला पेज देखेंगे, इसमें क्या है, आपको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ की लाइफ स्पैन आपको भर के दी गई है और कुछ की आपने खुद भरनी है। और एक दो एक्स्ट्रा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मे फ्लाई की बात कर लेते हैं। मे फ्लाई जो होती है वो छोटी होती है, वो छोटी की जो आपके फिंगर की जो टिप होती है ना, इस पे भी रखोगे वो आराम से, मतलब बहुत ही छोटी नजर आएगी। उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 1 डे का होता है। तो इसके बाद हम देखें, डॉग की बात कर लेते हैं। डॉग का लाइफ स्पैन आपका क्या होगा, डॉग का लाइफ स्पैन आपका 20 से 30 ईयर्स तक आपको मिल जाता है। ऐसे ही हम काऊ की बात करें तो काऊ का लाइफ स्पैन नियर अबाउट आपको 45 ईयर्स मिलेगा। अगर हम रोज के प्लांट की बात करें, रोज होता है ना, बुके देते हैं, कोई भी किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या फिर मैरिज में हम जा रहे हो तो हम क्या देते हैं, बुके देते हैं, उसमें रोज भी देते हैं। तो रोज का जो होता है 5 से क्या है, 7 ईयर तक का आपका लाइफ स्पेन मिलता है। ठीक है, हम जो ये रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि हम एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ रहे हैं, प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में भी हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं। ओके। अगर हम यहाँ पे राइस प्लांट की बात करें, राइस प्लांट की, तो इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, डू यू हैव एनी आइडिया? लाइफ स्पेन आप ये बताइए, राइस जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है? लिविंग है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ स्पैन तो होगा ही, राइट? तो जो राइस प्लांट जब हमने ग्रो किया और फिर उसको हम कट करते हैं ना, तो वो उसका टाइम पीरियड होगा,
एवरेज लाइफ स्पैन जो होगा उसका कितना होता है, 3 to 4 मंथ उसका लाइफ स्पैन मिलता है। ऐसे ही हम पीपल के ट्री की बात करें, पीपल ट्री, आप सोच सकते हैं कितना लाइफ स्पैन होगा पीपल के ट्री का। और आपने 100 ईयर तक, 5 ईयर तो आप बिल्कुल ही गलत बोल रहे थे। देखिए जब हम प्लांट ग्रो करते हैं तो हम अगर वो हमने अच्छे से ग्रो किया, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, तो वो जल्दी से, वो हमने नहीं देखा होता कि कोई भी प्लांट हमारे सामने ही मर गया होता है, उनकी डेथ हो गई होती है। हमारे दादाजी ने जो प्लांट्स लगाए थे हम उनको आज तक देख रहे हैं। तो जनरली प्लांट्स की लाइफ स्पैन ज्यादा होती है। ट्रीज की अगर हम बात करें तो ऐसे ही पीपल की ट्री की बात करें तो आपका 2000 ईयर से 3000 ईयर्स तक आपको मिलता है। और अब बैनियन ट्री की बात कर लेते हैं, बैनियन ट्री। अब एक बात बताइए, आपको क्या लगता है बैनियन की लाइफ स्पैन ज्यादा होगी या फिर पीपल की होगी? पीपल की। कैसे आइडिया लगाया आपने? अच्छा, कुछ बोल रहे हैं बैनियन की। तो एक बात बता देती हूँ, जिन्होंने पीपल बोला वो सही है, और बैनियन की बात करें तो 200 ईयर्स होगी। जनरली हम क्या सोचते हैं, जो ये हमारा मान लो बैनियन का ट्री है, तो इसके आसपास से रूट्स निकली होती हैं, एडवेंटिशियस रूट, देखिए। और ये रूट जब नीचे चली जाती है तो ये ट्री को न्यूट्रिशन देने का काम करने लग जाती है, राइट। तो हमें क्या लगता है कि अब जो मेन रूट थी वो तो इसको न्यूट्रिशन देती है, साथ में ये रूट भी इसे सपोर्ट कर रही है न्यूट्रिशन देने के लिए, तो इसकी लाइफ स्पैन इस अकॉर्डिंग तो ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। बैनियन ट्री की आपको 200 ईयर्स मिलेगी, और जो आपका पीपल का ट्री है 2000 से 3000 ईयर आपको इसकी मिलेगी। और एक आपका स्क्वाया का ट्री होता है, स्क्वाया, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, रेड वर्ड ट्री। इसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो 3000 से लेके आपको 4000 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पैन मिलता है। ओके। अब हॉर्स होता है और क्रोकोडाइल होता है। इसका लाइफ स्पैन का आपको आइडिया है कितना लाइफ स्पैन होता होगा हॉर्स एंड क्रोकोडाइल का? इन दोनों का लाइफ स्पैन क्या है आपका, 60 ईयर्स होता है। क्या है, 60 ईयर्स होता है। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने? यहाँ पे आपको विजिबल है? चलो यहाँ पे हम क्रो लिख देते हैं। क्रो की लाइफ स्पैन की बात करें तो आपको 60 ईयर्स मिलेगा। देखिए यही पैरेट की लाइफ स्पैन की बात करें तो आपको नियर अबाउट 140 ईयर्स मिलता है। तो यहाँ पे एक बात आ जाती है, और बैनियन का ट्री दिखने में अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के है। तो जो आपका क्रो है और आपका पैरेट है, ये भी दिखने में अप्रोक्स सेम साइज के हैं, उसके बावजूद भी इनके लाइफ स्पैन में काफी डिफरेंस नोटिस कर रहे हैं आप, काफी है ना। तो इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज पे डिपेंड करे। हो सकता है कि बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कम हो, और हो सकता है बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन ज्यादा हो। जैसे कि हम टॉर्टोइस की बात करते हैं, टॉर्टोइस का लाइफ स्पैन कितना होता है, 200 ईयर्स। और जब इसके अलावा अगर हम बात करें एलिफेंट का लाइफ स्पैन बताएंगे आप कितना? 60 to 70 ईयर्स लाइफ स्पैन होता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारे टॉर्टोइस होता है ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। टॉर्टोइस समझ रहे हैं ना? टॉर्टोइस एक होता है टॉर्टोइस, एक होता है टर्टल, दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं नहीं।
एक होता है टर्टल। आपने सी में देखा है कभी? समुद्र में डिस्कवरी वगैरह के आपने देखी हो तो आपने कभी वाटर में देखा है? कैसा होता है वो? उसमें जो आपके उसके फोरलिम्स देखते हैं वो स्लिपर्स टाइप होते हैं, फिन्स होते हैं, स्विमिंग के लिए होते हैं, जैसे फिश में होते हैं ना। हाँ, तो वो क्या होता है आपका टर्टल होता है। और दूसरा आपका होता है टॉर्टल, घूमता मिलता है और उसके पैर होते हैं और अपने सिर को भी कई बार काफी हाइड करके रखता है, वो अपने अंदर घुसा लेता है अपनी सेट के अंदर। देखा है कभी वो? आप दोनों की इमेज देखेंगे टर्टल और टोटल की होता है, ठीक है? उसके बारे में आवाज कैसी आ रही है? देखिए मैं बोल रही हूँ, टर्टल वाटर सी में देखते हैं, जबकि आपको turtle दिखता है, लेकिन लैंड पे आपने मोस्टली देखा होगा तो वो आपको टॉर्टोइज दिखा होगा। तो आप एक बार इमेज को गूगल करिएगा, आपको दोनों इमेज देख के ही जाएगा कि क्या डिफरेंस है, राइट? और ये वाला पॉइंट सुन लो आपने कि जो भले ही सेम साइज हो तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म सेम साइज के होंगे तो उनका लाइफ स्पैन भी सेम होगा। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे सारे हो गए हैं। तो इसमें आपका फ्रूट फ्लाई रह गया है, राइस का हो गया है, बटरफ्लाई और फ्रूट फ्लाई रह गया है। बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन आपका कितना होता है? बटरफ्लाई इसका 1 से 2 वीक आपका लाइफ स्पैन रहता है। जो रोज पे बैठती है ना बटरफ्लाई, जो आप किसी को गिफ्ट देते हैं, बुके लेके जाते हैं, उन्हीं रोज पे फ्लावर्स पे आपको बटरफ्लाई देखी होंगी बहुत बार। तो वो कितनी लाइफ स्पैन होती है उनकी? 1 से 2 वीक उनकी लाइफ स्पैन होती है। उसके अलावा हमने फ्रूट फ्लाई 200 किलो, बहुत छोटी सी फ्लाई होती है, बहुत छोटी सी फ्रूट फ्लाई। इसका लाइफ स्पैन की बात करें तो 30 डेज होगा। और यहाँ पे हमने एक मे फ्लाई की बात की है, मे फ्लाई का 1 डे है, जबकि इसका है हमारा फ्रूट फ्लाई का 30 डेज लाइफ स्पैन है। नोट कर लिया होगा आपने, इरेज करूं? एक बार स्क्रीनशॉट लेके देखो, स्क्रीनशॉट हो रहा है इस? उसमें विंडो प्लस होता है वो प्रेस कीजिए। प्रिंट प्रिंट स्क्रीन ऊपर होगा। ERT लिखा होगा। हो रहा है स्क्रीनशॉट? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट डाउन। समझ तो आ रहा है ना आपको? कोई डाउट तो नहीं रह रहा है? तो अब कुछ लाइफ स्पैन के कुछ फेजेस होते हैं ऑफ लाइफ स्पैन। इसमें सबसे पहले आता है आपका जुवेनिलिटी। क्या आता है? जुवेनिलिटी। जुवेनिलिटी क्या होती है आपकी? ये वो टाइम पीरियड होता है जुवेनिलिटी जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपने आप को तैयार करता है रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने के लिए। मतलब कि उनमें कैपेसिटी डेवलप होती है रिप्रोडक्शन के लिए। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी यहाँ पे आपका जुवेनाइल फेज में आता है। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। राइटिंग तो समझ आ रही होगी? या राइटिंग में भी कोई इश्यू है? ठीक है।
डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब कि जब हम बर्थ लेते हैं, बर्थ के बाद जो हमारा फेज शुरू होता है बिफोर प्यूबर्टी, बात करें बिफोर प्यूबर्टी का जो पीरियड होता है वो हमारा जुवेनाइल कहलाता है। उसमें क्या है, हमारी बॉडी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डेवलप कर रही होती है। उसके बाद हमें क्या आ जाती है, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी और ह्यूमन के केस में ये हम इन जनरल हर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ह्यूमन ह्यूमन की बात नहीं है। चाहे हम हॉर्स को ले लें, डॉग को ले लें, कैट को ले लें, या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म को ले लें, इनफैक्ट प्लांट्स को ही क्यों ना ले लें, तो उनमें ये सारे फेजेस आते हैं। तो ह्यूमन के केस में अगर मेच्योरिटी को बोलते हैं तो प्यूबर्टी बोल देते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी क्या होती है, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे आप गर्ल की बात करें या फिर किसी बॉय की बात करें तो दोनों में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाता है ऑर्गेनिज्म, क्या हो जाता है, मतलब कि बिगेन हो जाता है उनमें रिप्रोडक्शन। अगर कोई भी कपल चाहे तो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें या ए सेक्सुअल, वो हम बाद में पढ़ेंगे, टाइप होते हैं। लेकिन कोई अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं उधर भी। ठीक है, अब जैसे कि अब हम एक बात करें, कोई प्यूबर्टी आई है किसी ऑर्गेनिज्म में, उसमें एग की प्रोडक्शन हो रही है। और अगर हम ह्यूमन का ही केस ले लेते हैं, एग की प्रोडक्शन हो रही है, ये क्या है, एक गर्ल चाइल्ड है और ये एक बॉय है। ठीक है, ये इनके हाथ। तो इसमें एग की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और इधर स्पर्म की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमें इन्हीं दो चीजों की तो रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर इनको हम फ्यूज कराएंगे तो फर्टिलाइजेशन तो हो ही जाएगा, लेकिन इसको अच्छे से, जाइगोट बन गया इधर, इसको अच्छे से सरवाइव कराने के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए, ग्रोथ के लिए, तो और भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। इसलिए प्यूबर्टी में रिप्रोडक्टिवली क्या बोलते हैं हम, उनकी रिप्रोडक्शन बिगेन हो जाता है। चाहे तो कोई कपल अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे सकता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां तो कपल की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है एजिंग। अब एजिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने 12th पास आउट की थी, जब 12th पास आउट की थी तब भी मेरी हाइट यही थी, वेट भी यही था। आज भी मैं अपने आप को देखती हूँ तो वही हाइट वही वेट है। तो मतलब मेरी फिजिकल अपीयरेंस में कोई चेंज तो नहीं आया, लेकिन फेस पे कहीं ना कुछ मैच्योरिटी आती है, कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से, और कुछ जो सेल है, पुरानी सेल, उनकी डेथ होती रहती है और नई सेल की फॉर्मेशन होती रहती है। तो थोड़ा बहुत हम फेस देख के भी आइडिया लगा लेते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कितनी एज का होगा। जो पैट लवर होते हैं उनको पैट देख के पता चल जाता है कि इस ऑर्गेनिज्म, इस जैसे डॉग की बात करें तो ये डॉग कितने ईयर्स का होगा। और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का भी हम उनका फेस देख के आइडिया लगा लेते हैं कि इस पर्सन की एज कितनी होगी, राइट। तो एजिंग तो हमारे अंदर आती ही रहती है। एज का मतलब ये नहीं है कि हम बूढ़े हो रहे हैं। ठीक है, उसमें प्रोग्रेसिव चेंजेस आ रहे हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म होती है, प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन। क्या होती है, मतलब कि चेंजेस तो आ रहे हैं इसका, लेकिन हम बूढ़े नहीं हो रहे हैं। चेंज क्या है, ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं। उसके बाद हमारी क्या आ जाती है, सेनेसेंस। क्या आ जाती है, सेनेसेंस। अब सेनेसेंस क्या होती है, जब हम एजिंग से ऊपर जाते हैं, जब हमारे क्या है, हम बूढ़े होने लग जाते हैं, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सेनेसेंस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ एजिंग।
कि मतलब जो लास्ट वाला पार्ट है, जैसे कि ये हमारा क्या है, हमारी मैच्योरिटी थी, फिर इसके बाद हमारा क्या आ गया था, एजिंग आ गया था। ये एजिंग का बिल्कुल लास्ट वाला जो पॉइंट है, यही क्या कहलाता हमारा, सेनेसेंस। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, सेनेसेंस। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब हम इन द सेंस कोई प्लांट भी ही क्यों ना हो, हम बूढ़े हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाती है, ऑर्गेनिज्म की डेथ। यहाँ पे आके डेथ हो जाती है। और डेथ क्या है, परमानेंट सिसेशन क्या होता है, लाइफ एक्टिविटी का। यहाँ पे लाइफ एक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, लाइफ एक्टिविटी से इधर आप क्या समझते हैं, मुझे ये बताइए। हाँ, जैसे कि अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, बहुत सारी हमने फीचर्स पढ़ी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, पढ़ी थी ना। तो जैसे कि हमने सेल पढ़ा था, रिप्रोडक्शन पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म पढ़ा था। वो सारी एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, सिसेशन हो जाता है उन सभी एक्टिविटीज का, तो हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। डॉक्टर को कैसे पता चलता है किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, वो पल्स जो है हमारी चेक करते हैं, ठीक है, हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं। तो हमारी ये सब एक्टिविटी जब स्टॉप हो जाती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है। ऐसे ही प्लांट की बात करें तो वो ड्राई हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन प्लांट जो होता है, हमें पता चलता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग प्लांट है। ग्रीन इन द सेंस कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जैसे रेड या येलोइश कलर के आपको दिखेंगे, ठीक है, तो वो भी प्लांट लिविंग है। या नॉन लिविंग की फीचर्स आप 11th में पढ़ के आ चुके हैं, तो रिपीट करने की तो कोई जरूरत नहीं है। तो उन्हीं सभी एक्टिविटीज का सीज हो जाना क्या कहलाता है, डेथ कहलाता है। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे इसे, फिर इरेज करते हैं। चलो ठीक है, तो ये इसके बाद क्या आता है, पर्पस क्या है रिप्रोडक्शन के, मेन मुद्दा अब यहाँ से शुरू होता है। पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या पर्पस हो सकते हैं, बताइए आप मुझे। आपके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्यों किया जाता है, राइट। और एनीवन एल्स। चलो ठीक है, बताती हूँ। इसमें क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए सबसे पहली बात क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ तो सही है, उसके बाद पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, और एक पॉइंट आता है वेरिएशन, और फिर क्या आता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। एक और पॉइंट क्या आता है आपका, कंटिन्यूटी ऑफ,
इनको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, देखिए अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, उसकी स्पीसीज का एंड हो जाएगा। तो क्या होगा, एंड हो जाएगा तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी उस स्पीसीज की वहां पे। जैसे कि हम बात करते हैं हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग, हमने देखा है कि पहला ह्यूमन जो था वो कौन था, मनु था। उन्हें उनका पुत्र क्या हुआ, इक्ष्वाकु हुआ। ठीक है, उन्होंने अगर रिप्रोड्यूस नहीं किया होता तो क्या हमारी जो स्पीसीज है यहाँ पे मिलती, नहीं मिलती। अगर इसी तरीके से हम साइंटिफिक वे में जाते हैं, साइंस की बातें करते हैं, तो पहला ह्यूमन जो होता है हमारा होमो हेबेलिस होता है। कौन सा है, होमो हैबिलिस। क्योंकि अब क्या है, मनु को तो कोई मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन होमो हैबिलिस को तो साइंस के हर स्टूडेंट मानते हैं। इसे क्या बोला गया है, हैंडीमैन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हैंडीमैन। ये आपका कहाँ मिलता था, ये आपका 1.4 मया, मतलब कि मिलियंस ईयर एगो, मिलियंस ईयर एगो, मतलब ये एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन इसके कुछ ऑफस्प्रिंग थे, इन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं किया होता तो वहीं पे खत्म था। ठीक है, लेकिन इन्होंने रिप्रोड्यूस किया था तो क्या है, इनकी जनरेशन चलती गई, मतलब ये हमारे एंसेस्टर है। और फाइनली आज हम जो सरवाइव कर रहे हैं उसी रिप्रोडक्शन की वजह से कर रहे हैं। जो ये ईस्टर्न पार्ट हुआ और सदर्न पार्ट हुआ अफ्रीका का, सदर्न अफ्रीका, वहां पे आपको ये होमो हेबेलिस नाम की स्पीसीज मिलती थी जो कि हमारे एंसेस्टर हैं। तो मतलब कि हमारा क्या हुआ, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए कि अगर हमें एग्जिस्टेंस रखनी है जीवन की तो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम बटरफ्लाई की क्यों ना बात कर ले, अगर वो रिप्रोडक्शन करना छोड़ देगी तो जो ऑर्गेनिज्म है वो तो ठीक है, लेकिन उनकी लाइफ स्पैन निश्चित है, आपको पता है। उस लाइफ स्पैन के बाद उन ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, कहाँ से आएगी नई स्पीसीज, उनकी नई जो पॉपुलेशन कहाँ से आएगी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ सबसे पहला मोटिव है रिप्रोडक्शन का। फिर उसके बाद आता है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पॉपुलेशन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं पॉपुलेशन में, इधर देखते हैं, कुछ ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, कुछ यंग होते हैं, और कुछ आपके क्या होते हैं, चाइल्ड होते हैं। अगर ऑर्गेनाइज ना किया जाए पॉपुलेशन को, मान लिया जाए कि चाइल्ड की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो क्या होगा इन फ्यूचर, आप क्या देखेंगे कि ऑफस्प्रिंग और भी ज्यादा कम होंगे। ठीक है, क्यों, अगर अभी एट प्रेजेंट क्या है, चाइल्ड की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इन फ्यूचर क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, दो पर्सन है, इन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, और इन्होंने चार बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, अब इन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया, इन्होंने भी दो बच्चों को जन्म दिया, और इन्होंने भी टू ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया, और इन्होंने भी टू ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया। तो टोटल हमारे पास कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने ऑफस्प्रिंग आ गए नेक्स्ट जनरेशन में, 8। जबकि यहाँ बात करें, ये पेरेंट 1 थे, ये पेरेंट 2 है, यहाँ बात करें इन्होंने इनिशियली टू ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया, भले ही आगे ये भी दो दो बच्चों को जन्म दे, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन क्या रहेगी, कंपैरेटिवली कम रहेगी। यहाँ की ऑफस्प्रिंग कितनी है, 4 है, और यहाँ की 8 है। तो मतलब कि अगर कम होंगी, और हो सकता है इनमें से एक एक ने प्लान क्या किया कि भाई हम तो ऑफस्प्रिंग बनाते ही नहीं है, तो फाइनली कितनी रह जाएंगी, इधर 2 रह जाएंगी। अगर इनमें से मान लो 2 ने भी ये प्लान कर लिया कि हम तो ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे ही नहीं, तो भी यहाँ पे आपको 4 ऑफस्प्रिंग मिल रही है ना। तो यही क्या है, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, कि इन फ्यूचर जब ये एडल्ट हो जाएंगे तो कुछ टाइम के बाद इनकी डेथ हो जाएगी,
बूढ़े हो जाएंगे, सेनेसेंस आ जाएगी, डेथ हो जाएगी, और इन्होंने रिप्रोड्यूस ही नहीं किया तो इनकी पॉपुलेशन कम रह जाएगी बिल्कुल ही। तो उस पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज करके रखना कि एक प्रॉपर अमाउंट में ऑफस्प्रिंग को जन्म देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। कि बहुत ज्यादा नंबर में चाइल्ड को प्रोड्यूस ना करना और बहुत ही कम नंबर में भी चाइल्ड को प्रोड्यूस ना करना, एक बैलेंस्ड वे में क्या है, पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज करके रखना भी रिप्रोडक्शन का एक पर्पज होता है। ठीक है, अब इसी के साथ ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। अगर मान लो इन्होंने दो ही बच्चों को जन्म दिया था और एक ने क्या प्लान किया कि उनको अपना नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग लेके नहीं आना है, और बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, ये भी इस एबल नहीं होते हैं कि रिप्रोडक्शन के बाद ये किसी बच्चे को जन्म दे पाए। मान लो कोई एनवायरमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए कि बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए कि ये नहीं कर पाए, बच्चे को कोई जन्म नहीं दे पाते हैं, तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा, ये स्पीसीज आगे चल पाएगी? टेल मी। नहीं चल पाएगी, तो ये स्पीसीज क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है, राइट। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, स्पीसीज में क्या आ जाता है, धीरे धीरे कुछ चेंजेस आते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कुछ हमारे पेरेंट के कैरेक्टर हमारे अंदर आ जाते हैं, कुछ हमारे मतलब मदर के कैरेक्टर होते हैं, कुछ हमारे फादर के कैरेक्टर होते हैं, और कुछ हमारे अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो कि एनवायरमेंट की वजह से है। तो वो भी क्या है, वेरिएशन का ही एक हमें सरवाइव करने के लिए अच्छी भी हो सकती है वेरिएशन, बुरी भी हो सकती है, दोनों तरीके की वेरिएशन आती है। इज देयर एनी डाउट? और ऐसे ही हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें भी ये सारी चीजें क्या है, फैक्टर काम करते हैं। उधर भी वेरिएशन आती है कि मान लो क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए बात करें, क्लाइमेटिक चेंजेस के रिगार्डिंग बात करें, तो क्लाइमेटिक चेंज में क्या होता है कि कुछ ऐसी एडवांसमेंट आ जाती है कि अच्छा एनवायरमेंट मिले तो क्या है, वो स्पीसीज अच्छे से सरवाइव कर पाएंगी, अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिले तो नहीं सरवाइव कर पाएंगी। लेकिन अगर कुछ ऐसी वेरिएशन आ गई, जैसे ही एनवायरमेंट में कुछ बदलाव आया, उसी से वो क्या कर पाए, एडजस्ट कर पाए, तो वो एक अच्छी वेरिएशन होगी, और उसी के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन जरूरी है हमारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलो तो फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा है फीचर्स, क्या क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के, क्या होते हैं फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आप बताइए फीचर्स क्या होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वो चीजें जरूरी है रिप्रोडक्शन के लिए, क्या क्या लगता है आपको? कोई आइडिया? चलो हम बताते हैं आपको। अब पहली बात, सिंथेसिस होता है आरएनए का। क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड बायोमोलिक्यूल्स। अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको इनके डायग्राम से शो करूंगी कि ये चीजें होती क्या है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने जेनेटिक्स वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है तो शायद ना हो चीजें, तो नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, अब नोट डाउन कर रही हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए,
डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। जैसे ये हमारे पेरेंट है, कोई पेरेंट है, तो इन्हीं से क्या है, वही डीएनए की कॉपी हमारे अंदर आती है, वैसे ही डीएनए की कॉपी आती है। पता होगा आपको, हमारा डीएनए हमारे पेरेंट्स से सिमिलर होता है। वैसे तो 99.99% सभी ऑर्गेनिज्म का डीएनए मैच कर रहा होता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा डीएनए ज्यादा मैच कर रहा होता है। उसका कारण क्या है, रेप्लिकेशन जो डीएनए का होता है वो ऑफस्प्रिंग में आ जाता है। ये कौन है, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, इसको भी मैं आपको इन शॉर्ट समझा देती हूँ। जैसे कि ये डीएनए की एक डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए के स्टैंड है। क्या है ये, डीएनए है। और इधर से आपका सिंथेसिस होने लग जाता है किसका, आरएनए का। ये क्या है, एमआरएनए। आरएनए में भी टाइप होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे एमआरएनए की सिंथेसिस होगी, और आरएनए समझ लेते हैं सिंपली, आरएनए है, ठीक है। आरएनए की सिंथेसिस होगी। अब इस आरएनए से क्या होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। यहाँ पे क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अमीनो एसिड भी यहाँ पे रहते हैं, अमाइनो एसिड भी आपके यहाँ पे होते हैं। तो ये क्या होगा, सिंथेसिस होगा। डीएनए से किसकी सिंथेसिस हुई, आरएनए की। आरएनए से प्रोटीन्स की और बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस हमारी बॉडी में होती रहती है। ये एक फीचर है किसका, रिप्रोडक्शन का। ठीक है, दूसरी बात, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की। जो पेरेंट की डीएनए की कॉपी थी, उसी से जो है ऑफस्प्रिंग के डीएनए की कॉपी आती है, चाहे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे फिर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आप 11th में पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा रिकॉल कराती हूँ। इसमें क्या होता है, माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है, और बेसिकली कैसे पता चले आपको ये माइटोसिस है और ये मियोसिस है, बता सकते हैं? अम, आपने 11th में पढ़ा माइटोसिस के बारे में और मियोसिस के बारे में, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पूरा। तो बेसिकली आपको कैसे पता चले किसी भी सेल को देख के कि ये, सेल डिवीजन को देख के कि ये माइटोसिस है और ये मियोसिस से डिवाइड हुई है? देखो, माइटोसिस में क्या होता है, जो आपकी एक सेल है, क्या है, एक सेल है, वो आपकी दो सेल को गिव राइज करती है। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल दो सेल बनाती है, टू टू डॉटर सेल बनाती है। ये क्या होती है, डॉटर सेल, डॉटर सेल। और ये क्या है, पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल। ठीक है, जब कि हम मियोसिस की बात करें, तो मियोसिस में क्या होता है, एक पेरेंटल सेल है, ये क्या करेगी, चार डॉटर को गिव राइज करेगी, चार डॉटर सेल हमें देगी। इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं। चाहे हम माइटोसिस की बात करें, पहले हम माइटोसिस की ही बात कर लेते हैं। इसमें क्या आता है, पहले ही पता है क्या, जब मैंने 12th पास आउट की थी, उस टाइम पे एक होता था पीएमटी, जो अभी आपका क्या है, नीट है। अभी जो आप नीट की तैयारी करते हैं ना, वो पहले किस नाम से होता था, पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो वही वैसे ही याद करेंगे, पीएमटी। और मेरी मम्मा पता है क्या बोलती थी, अगर आपने पीएमटी क्लियर कर लिया तो आप पूरी जिंदगी क्या करेंगे, एसी में बैठेंगे। क्या है, एसी में बैठेंगे। यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के लिखेंगे पीएमटी। पीएमटी क्लियर करने के बाद क्या है, पूरी जिंदगी एसी में बैठेंगे, ऐसी में, ऐसा मेरी मम्मा कहा करती थी। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, इसमें सेल के जो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन के स्टेजेस होते हैं। तो इसमें प्रोफेज सबसे पहले आता है, प्रोफेज। एम से क्या आता है, मेटाफेज। और यहाँ पी से क्या है, टीलोफेज। पीएमटी तो हो गया। ठीक है, अब क्या रहेगा, ए और सी। ए से क्या बनता है, फेज।
और सी से साइटोकाइनेसिस। आ गया होगा आपको याद। तो ये डिवीजन होती है। अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस दो स्टेजेस होती है। पहले तो मियोसिस वन होती है। ठीक है, मियोसिस वन की कितने सारी स्टेजेस होती है? कौन सी? प्रोफेज, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, फिर आपकी टीलोफेज वन, फिर आपकी साइटोकाइनेसिस वन। और इसके बाद आप मियोसिस सेकंड क्या आती है? मियोसिस सेकंड। और मियोसिस सेकंड में भी आपका क्या आता है? प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, और आपका साइट सॉरी ये टू है, सारे क्या है? टू है। और साइटोकाइनेसिस टू। ये सब आपका आता है। रिकॉल हो गया होगा आई थिंक आपको सारा। इनके डायग्राम आपको रिकॉल हो रहे हैं? हाँ ठीक है। अगर जैसे आपको थोड़ा याद कर रहा है उसके लिए तो देखो, अगर मैं अभी आपको समझाऊंगी तो पूरी क्लास इसी में चली जाएगी, पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है वो। तो आप इसको एनसीईआरटी से ही गो थ्रू कर लीजिए एक बार, आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं डायग्राम की हेल्प से भी देखती हूँ आपको स्क्रीन शेयर करके। उससे पहले इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं। सेल का डिवीजन होगा। अब सेल डिवाइड तो करगी। क्या है? सेल ने एक से दो डॉटर सेल बनाई या फिर चार डॉटर सेल बनाई। ये क्या है? माइटोसिस का था और ये मियोसिस का था। मियोसिस, चार डॉटर सेल बनाई। अब ये डिवाइड तो कर गई, इन सेल को ग्रोथ भी तो करनी होगी। क्या होएगा? सेल ग्रोथ। और नेक्स्ट पॉइंट, सेल ग्रोथ के बाद क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स क्या होते हैं? जो हमारा हाँ जी, हाँ जी, जो गैमीट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं। क्योंकि हम उन्हीं यूनिट से क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर गैमीट ही नहीं होगी तो जाइगोट की फॉर्मेशन कैसे होगी? है ना? और वो जाइगोट नहीं बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जो एम्ब्रियो या फिर फर्दर जो ऑर्गेनिज्म पूरा डेवलप होना वो कैसे हो पाएगा? तो फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। और तीसरा लास्ट पॉइंट क्या रह जाता है? फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट इंडिविजुअल। देखो अभी ये पॉइंट्स जो है मस्ट है। इन्हीं यूनिट से क्या है? फॉर्मेशन फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट, फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट। देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या था? प्रोटीन की सिंथेसिस। क्या है? आरएनए, प्रोटीन और बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस। जैसे कि ये हमारे डीएनए का फ्रेगमेंट था। ठीक है, इस डीएनए से क्या है? आरएनए की सिंथेसिस हुई। आरएनए की सिंथेसिस से प्रोटीन, प्रोटीन और बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। जब रिप्रोडक्शन होगा तो ये एक्टिविटी होती ही है। उसके बाद क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जो पेरेंट का डीएनए था वैसा ही डीएनए ऑफस्प्रिंग में भी आता है। राइट। उसके बाद हम सेल के डिवीजन की बात कर लेते हैं। सेल का डिवीजन हो सकता है माइटोसिस से हो या फिर मियोसिस से हो, या फिर किसी स्टेज पे माइटोसिस से और किसी पे मियोसिस से हो। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और स्टेज टू स्टेज वेरी कर सकता है। ठीक है, ये सब उसमें हमने पढ़ा है। फिर सेल डिवाइड तो कर गई। सेल डिवाइड करने के बाद अगर उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई तो उस सेल डिवीजन का क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, सेल की ग्रोथ होगी। अब फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट भी होना चाहिए। अगर हमारे पास गैमेट्स नहीं होंगी तो फर्दर जो है सेल
फ्यूजन करके या फिर फर्दर उनकी जनरेशन आने का कोई मतलब नहीं बनता कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हम नहीं पढ़ेंगे, वो एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अलग से हम पढ़ेंगे। लेकिन इन जनरल जो जो फीचर्स होते हैं रिप्रोडक्शन की, उनकी हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव यूनिट की फॉर्मेशन होगी। इन यूनिट्स के बाद क्या होती है, क्या होते हैं, ये फॉर्मेशन होती है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की। कंप्लीट जो है ऑर्गेनिज्म इन गैमेट से फॉर्म होता है। आपको पता है एग और स्पर्म ने क्या किया, फर्टिलाइज किया, जाइगोट बनाया, एम्ब्रियो बनाया, और फिर हम डेवलप हो जाते हैं ना। तो अभी 1 मिनट मैं आपसे कोशिश करती हूँ कि शेयर कर पाऊं। इज दिस विजिबल टू यू? तो इधर देखेंगे, ये क्या है, एक न्यूक्लियस है। क्या है इधर, ये न्यूक्लियस है, ये डॉटेड आपको नजर आ रहा है ना, जो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपको ये डीएनए नजर आ रहा है, यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से ये क्रोमेटिन बाहर निकाले। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं इधर ये क्या है, आरएनए की सिंथेसिस हो रही है। ये वाला देख रहे हैं आरएनए की क्या हो रही है, सिंथेसिस हो रही है। मतलब कि डीएनए से क्या हुआ, सिंथेसिस हुई आरएनए की। और आरएनए से इधर आप देख रहे हैं क्या है कि पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस हो रही है। पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस हो रही है, ये क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। फिर बायोमोलिक्यूल्स की भी सिंथेसिस होती है, राइट। तो ये समझ पा रहे होंगे। ये आपको पता है ना न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब सेल डिवीजन की बात करें तो ये आपको दिखाया गया है। सेल डिवीजन में क्या है, ये आपके इधर आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का अलाइनमेंट यहाँ पे हुआ है। फिर इक्वेटर पे अलाइनमेंट के बाद ये सेपरेट होते हैं, ये इधर जाते हैं हाफ, हाफ इधर जाते हैं। और सेल क्या है, यहाँ पे फ्यूरो बना लेती है, और फिर फाइनली क्या है, साइटोकाइनेसिस में दो अलग सेल बन जाती है। ठीक है, ये वाला डायग्राम है। तो एक और देखती हूँ मैं आपको, समझ आया आपको डायग्राम से? लेकिन अभी मेरे इधर मिल नहीं रहा मुझे दूसरा डायग्राम। देखिए ये रहा माइटोसिस और मियोसिस का। माइटोसिस में क्या है, सिंपली हमारी एक सेल थी इधर, इसने डिवाइड करके क्या बनाई, दो सेल बना ली, यहाँ पे दो डॉटर सेल। जबकि मियोसिस में क्या हो रहा है, ये क्या बना रही है, चार डॉटर सेल बना रही है। ठीक है, पहले रेप्लिकेशन होता है, सेल डिवाइड होती है, और क्या है, इधर चार सेल बना लेती है, किसमें, मियोसिस में। और यहाँ पे क्या बनाती है, माइटोसिस में टू डॉटर सेल बनाती है। ठीक है, यही मेन डिफरेंस होता है आपका माइटोसिस का और मियोसिस का। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप इसका। ओके, चलो ठीक है, हम अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसे मैं रेज कर दूं, स्क्रीनशॉट हो गया इसका? समझ आ रहा है ना आपको? कहाँ से नहीं समझ आ रहा, पूछ लो। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
चलो ठीक है, पढ़ लेना, उसके बाद अगर आपको कल लगे कोई डाउट तो कल पूछ लेना। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन देखो कई तरीके के हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल हो सकता है, या फिर आपका सेक्सुअल हो सकता है। या फिर हो सकता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए जो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना, ये आपका एसेक्सुअल टाइप का ही रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो ये प्लांट में होता है तो इसे क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जब हम एनिमल में पढ़ रहे होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका प्लांट और एनिमल दोनों में मिलता है। ठीक है, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, टाइम क्या हो गया, चलो एसेक्सुअल कल करें या फिर कंटिन्यू करें। चलो ठीक है, आप एनसीईआरटी रीड करके आना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। ओके, और कोई डाउट है? ठीक है, अगर डाउट हो तो कॉल पे पूछ लेना या फिर यहाँ पे पूछ लेना, ठीक है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल। ओके, चलो बाय।